अभी हम लोग चैप्टर 1 का रिवीजन करेंगे, ठीक है। चैप्टर 1 के सबसे पहले में हम लोग क्या पढ़ा थे, डीटी और आईडीटी में क्या डिफरेंस है। डीटी प्रोग्रेसिव इन नेचर है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रोग्रेसिव इन नेचर का क्या मतलब हुआ, ज्यादा कमाओगे ज्यादा टैक्स भरोगे। रिग्रेसिव का मतलब क्या हुआ, चाहे आप जितना भी कमाओ आपको टैक्स सामान्य रूप से ही देना है। इसको छोड़ के सेकंड मेन डिफरेंस क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन ऑफ टैक्स इज शिफ्टेड ऑन द कंज्यूमर। डायरेक्ट टैक्स में ऐसा कुछ नहीं होता, जो कमा रहा है वही टैक्स देगा, ठीक है। ये वाला बात यहाँ पे ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है, रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव शिफ्टिंग ऑफ बर्डन वाला। उसके बाद 3 और एक्स्ट्रा पॉइंट्स है। वो 3 पॉइंट्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स में वाइडर टैक्स बेस है, क्योंकि आम जनता से तो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो बहुत ज्यादा वाइड बेस हो गया ना। और इनकम टैक्स तो गिना चुना आदमी लोग दे रहा है। फिर इन्फ्लेशन में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स या सर्विस पे लगाया जा रहा है, वो इनकम पे तो लगाया नहीं जा रहा। और गुड्स ऑफ सर्विस पे अगर कुछ लगेगा तो वो इन्फ्लेशन का पार्ट हो सकता है ना, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसके बाद एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स। आगे आते हैं फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स में भी हम लोग 5 पॉइंट कवर कर चुके हैं, ठीक है। कौन कौन सा पॉइंट कवर कर चुके हैं, रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव वाला, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन वाला, वाइडर टैक्स बेस वाला, और एक कौन सा पॉइंट भूला, इन्फ्लेशन वाला पॉइंट। 4 पॉइंट हम लोग हो गया। एक तो एग्जांपल था तो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। ऑफ कोर्स इनडायरेक्ट टैक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। इतना सारा इंडियन से हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, तो पैसा जो अमाउंट है वो तो बड़ा होना ही पड़ेगा ना, तो इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑलवेज लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ये बाकी कोई चीज पे लेवी नहीं हो रहा, ये सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज पे लेवी कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बोला शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन अपने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसके बाद आ रहा है नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट वेज। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स है ना, जब आम जनता कोई सामान खरीद रही होती है और उसको जीएसटी का पेमेंट करना पड़ रहा होता है ना, तो उसको कभी ये नहीं लगता कि वो जीएसटी का पेमेंट कर रहा है, वो ये सोच रहा है कि हम इस प्रोडक्ट का प्राइस पे कर रहे हैं। क्या तुमको लगता है जब तुम कोई सामान खरीद रहे हो कि भाई हम इनडायरेक्ट टैक्स भी पे कर रहे हैं? नहीं, नहीं लगता है। तो डायरेक्ट पिंच नहीं होता है, यही बात यहाँ पे लिखा है। इन्फ्लेशन वाला पॉइंट हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसके बाद आता है वाइडर टैक्स बेस, वो भी कवर हो गया है अपना। रिग्रेसिव इन नेचर भी कवर हो गया। उसके बाद क्या है, प्रमोट्स सोशल वेलफेयर। इसमें क्या होता है, सिन गुड्स जो होता है ना, सिन गुड्स, उस पर ज्यादा रेट ऑफ टैक्स लगता है। उस पर जीएसटी भी लगाएंगे, उस पर स्टेट एक्साइज भी लगाएंगे, उसमें वैट भी लगाएंगे, जो लग सकता है सब लगा देंगे उसमें, ठीक है। यहां तक क्लियर है। फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स भी खत्म हो गया। आगे आ जाओ, जेनेसिस में क्या बोला हुआ था, ये वैसे एग्जाम में आएगा नहीं, रेलेवेंट नहीं एकदम भी, फिर भी एक बार बता दे रहे हैं। 2000 में इसका इंसेप्शन हुआ था कि भाई जीएसटी इंडिया में लाना चाहिए, उसका मॉडल जीएसटी लॉ बनाओ, ठीक है। फिर 2006-07 में क्या हुआ कि 1 अप्रैल 2010 में जीएसटी आ जाएगा, ऐसा वहां पे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जीएसटी 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, ठीक है। कब ये एक्ट मतलब नोटिफाई हुआ या एप्लीकेबल करा दिया गया, 8 सितंबर 2016 को। उसके बाद जीएसटी काउंसिल फॉर्म हुआ, जीएसटी काउंसिल का मीटिंग हुआ, वो लोग जीएसटी लॉ रेकमेंड किए, जीएसटी लॉ जो वो एक्ट बना, वो लोग रूल्स बनाए, ठीक है। वो एक्ट पास हुआ अल्टीमेटली। स्टार्टिंग में क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर पे ये नहीं लगता था, बट बाद में ये जम्मू एंड कश्मीर में भी लगने लग गया, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद क्या आता है, स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी लॉ इन इंडिया। जीएसटी का लॉ जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, जीएसटी के स्ट्रक्चर में ऐसा है कि सीजीएसटी का एक एक्ट है, आईजीएसटी का एक एक्ट है, यूटीजीएसटी का एक एक्ट है, हर स्टेट के लिए एक रेस्पेक्टिव एक्ट है। कितने सारे स्टेट्स हैं, 31 स्टेट्स हैं, ठीक है। इन सबको छोड़ के एक्स्ट्रा चीज क्या है, कॉम्पेंसेशन सेस एक्ट, ठीक है। आगे आते हैं कंपैरिजन, बिफोर और आफ्टर जीएसटी में क्या क्या चीज है। तो बिफोर और आफ्टर जीएसटी में दो बड़ा बात क्या है, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स हटा दिया गया है ना, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स हटा दिया गया। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताओ प्लीज, डबल टैक्सेशन। नहीं, डबल टैक्सेशन नहीं, सब्स्यूम्ड इज अ डिफरेंट पॉइंट। सब्स्यूम्ड अलग है बट यहां पे नहीं गया, ठीक है ना। सब्स्यूम्ड तो हुआ ही है डेफिनेटली। तो बिफोर और आफ्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक है कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स हट गया, उसके बाद डबल टैक्सेशन हट गया। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या है, टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स मतलब पहले एक्साइज ड्यूटी लग रहा था, फिर वैट भी लग रहा है, तो एक्साइज ड्यूटी पे भी वैट लग रहा है, तो इसका मतलब जो एक्साइज ड्यूटी का अमाउंट है उस पर वैट लगा ना एक्स्ट्रा, वो तो टैक्स ऑन टैक्स है जो गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा मिल जा रहा है, ठीक है ना। कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स हटाने से प्राइसेस तो स्टेबलाइज होगा ना, सही जगह पे आ जाएगा जहां पे उनको एक्चुअली में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या, डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन क्या होता है, एक ही कमोडिटी पे दो तरह का टैक्स लग रहा है, सर्विस टैक्स भी लग रहा है, वैट भी लग रहा है। सबसे प्राइम एग्जांपल इसका क्या था, सॉफ्टवेयर। सेकंड रेस्टोरेंट बिल्स। रेस्टोरेंट बिल्स हम लोग देखते थे, सर्विस चार्ज भी लग रहा है, वैट भी लग रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है,
पहले मल्टीपल टैक्सेस था, तो मल्टीपल कंप्लायंसेस थे, मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट्स था, मल्टीपल फॉर्म्स था, ठीक है ना। अब वो सारा चीज रिड्यूस हो गया, सब चीज अब एक ही हो गया ना। एक जीएसटी का ऑफिस, एक फॉर्म, एक जीएसटी का पोर्टल, ठीक है। वन नेशन, क्या है, वन नेशन वन मार्केट, वन क्या है, वन टैक्स, है ना, इन लोग का लोगो है। फिर उसके बाद क्या आता है, कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। कंसेप्ट ऑफ जीएसटी में क्या आता है, सबसे पहले आता है वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स है, हर लेवल पे जो वैल्यू एडिशन हो रहा है उस पे आपको टैक्स का क्रेडिट मिल रहा है। उसके बाद बोल रहा है कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। ये टैक्स क्रेडिट जो मिल रहा है ना, ये तो पूरा कंटिन्यूअस है, और मतलब बेसिक रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए एकदम पूरा कंटिन्यूअस चेन ही है ना ये पूरा। तो एंड कंज्यूमर पे ही लगता है टैक्स, बीच वालों लोग को तो क्रेडिट मिलते मिलते सेट ऑफ होते चला जा रहा है। क्लियर है ये बात। उसके बाद बर्डन बोर्न बाय फाइनल कस्टमर। फाइनल कस्टमर ही अल्टीमेटली बर्डन जो है वो बोर कर रहा है टैक्स का, बीच वाला लोग तो नहीं कर रहा है ना। उसके बाद आता है नो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। टैक्स ऑन टैक्स नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, क्रेडिट हम लोग को मिल जा रहा है इसलिए। यही एक एग्जाम्पल से यहाँ पे दिया हुआ है, आगे बढ़ रहे हैं। जीएसटी में ना एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है, आगे आ जाओ, आगे पेश कर लो। जीएसटी में एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है, उस प्रिंसिपल का नाम है डेस्टिनेशन बेस्ड मतलब टैक्सेशन। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन। जहां पे सर्विसेज कंज्यूम होगी या फिर गुड्स कंज्यूम होगा, टैक्स उसी स्टेट के गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। क्लियर है ना ये बात। ब्रॉड कैटेगरी इज नथिंग टू रिवाइज फॉर एग्जाम, दिस इज फॉर ओनली नॉलेज पर्पस। ओके, स्किप करके आगे जा रहे हैं। सप्लाई कब पढ़ेंगे, सप्लाई हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सप्लाई पे एक सेक्शन है पूरा डेडिकेटेड, स्कोप ऑफ सप्लाई, ठीक है। फिर इंटर और इंट्रा क्या है। इंटर तो हम लोग हमेशा से जानते थे कि इंटर दो जन के बीच में है, लेकिन इंट्रा क्या है, खुद के अंदर, ठीक है। विद इन द स्टेट इंट्रा, दो स्टेट के बीच में इंटर। तो इंटर होगा तो क्या लगेगा, इंटर होगा तो क्या लगेगा, आईजीएसटी। आईजीएसटी इज व्हाट, इट इज नथिंग बट समेशन ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, एसजीएसटी ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट, ठीक है ना। तो इंट्रा क्या हुआ, खुद में क्या हुआ, जो हम लोग नॉर्मली बिल्स में देखते हैं, जब हम लोग को बिल्स मिलता है कोई भी, हम लोग नॉर्मली जो देखते हैं कि सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर तो बाइफरकेटेड है, लेकिन वहाँ पर बाइफरकेटेड नहीं है ना आईजीएसटी केस में। अगर बाइफरकेटेड नहीं है और वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जिम्मेदारी बनता है ना कि वो सेंटर और रिस्पेक्टिव स्टेट में उसको डिवाइड कर दे। हम लोग क्लियर है इस बात पर, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, एक एग्जाम्पल है, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। इसके बाद एक एग्जाम्पल आता है जिसमें इंट्रा स्टेट सप्लाई के बारे में बात किया हुआ है, ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं बहुत अच्छे से। आगे आ रहे हैं, इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई जब होता है तो क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान जा रहा है, मतलब कंजम्पशन वहीं पर होगा, ठीक है। कंजम्पशन अगर वहीं पर होगा तो उसी स्टेट के गवर्नमेंट को पैसा मिल जाना चाहिए ना, मिल जाना चाहिए ना। यही बात इस एग्जाम्पल से प्रूफ हो रहा है, आप देख लो। ओके, आगे आते हुए ये वाला चीज क्या बता रहा है कि आईजीएसटी कैसे लग रहा है, ठीक है। और अगर आईजीएसटी नहीं लग रहा है, विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन सीजीएसटी एसजीएसटी विल चार्ज। ये देखो सब जगह पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे यूटी में क्या लिखा हुआ है, विद इन द यूटी ट्रांजैक्शन सीजीएसटी एंड यूटी जीएसटी। एसजीएसटी तो है नहीं वहाँ पे, तो यूटी जीएसटी लगेगा, ठीक है। बट अगर आपस में ये लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कभी भी, तो आईजीएसटी ही लगेगा। आर वी क्लियर ऑन दिस। इंपोर्ट पे भी हम लोग सब कुछ पढ़ के आ चुके हैं, जितना बेसिक नॉलेज है इंपोर्ट का हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। कोई भी चीज इंपोर्ट होगा उस पर आईजीएसटी ही लगेगा। क्लियर है ना बात। नीचे वाला डायग्राम उसी चीज के लिए था, ठीक है। जब भी ट्रांसफर हो रहा है कहीं पे, तो यहाँ हरी जगह पे तो आईजीएसटी लगेगा ना, यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा, यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा, ठीक है ना। बट ये किस आईजीएसटी को हम बाइफरकेट करके कैसे लिखेंगे, आईजीएसटी को तुमको बाइफरकेट करना पड़ेगा। तो कैसे बाइफरकेट करें, हमेशा जब हमको आईजीएसटी को बाइफरकेट करना है तो कैसे करें। तुम इसको देखो, ये दिख रहा है तुमको एरो, एरो का हेड जिस तरफ पॉइंट कर रहा है ना, उस स्टेट का जीएसटी। मतलब यहां पे देखो, यहां पे क्या लगेगा, सीजीएसटी, ठीक है। और उसके बाद क्या लगेगा, एपीजीएसटी, ठीक है। सेम गोस फॉर महाराष्ट्र ऑल्सो। अगर महाराष्ट्र में कोई हम सामान भेज रहे हैं तो उसमें क्या लगेगा, सीजीएसटी और एमएचजीएसटी। क्लियर है ना हम लोग। यहां पे तुम लोग देखो, यहां पे दो फॉरेन कंट्रीज है, ठीक है, यूएसए और जापान।
क्लियर है ना? तो अगर यूएसए और जापान से भी कोई सामान यहाँ पे आ रहा है तो IGST लगेगा ना। अभी हम लोग पढ़ के आ चुके हैं बात, अभी तो क्लैरिटी है ना। तो ये उसी चीज़ के लिए एग्जाम्पल दिया गया था। ये तो एक बहुत ही छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है। सोचो इस तरह का कितना ट्रांजैक्शन हो रहा होगा डेली बेस पे, हर घंटे कितना ट्रांजैक्शन हो रहा होगा, ठीक है ना। आगे आते हैं, अपना नंबर ऑफ स्टेट्स कितना है GST के हिसाब से हमको बताना। आफ्टर JNK वो UT बनाने के बाद इंडिया में कितना स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं। अच्छा, हम लोग GST में क्या पढ़े? वो यूनियन टेरिटरी जिसका लेजिस्लेचर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेट बोलेंगे। तो ऐसा कितना यूनियन टेरिटरी है जिसका खुद का लेजिस्लेचर है? दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर इज न्यू। देन अगेन व्हाट अनदर थिंग इज कि दादर नगर एंड हवेली और दमन एंड दीव को जोड़ दिया गया, मतलब 2 UT 1 UT बन गया। अच्छा, ये 2 UT जो था ये दोनों प्योर UT था, इन लोगों का तो लेजिस्लेचर नहीं था। क्लियर है ना अपने? तो अभी करेंटली क्या स्टेटस है? 28 नेचुरल स्टेट है, 3 डीम्ड स्टेट है। जिसका UT है और जिसको लेजिस्लेचर जिसके पास है उसको हम लोग डीम्ड स्टेट बोलते हैं GST के पर्पस के लिए, ठीक है। तो 3 डीम्ड स्टेट है और कितना UTs बचा? 5, ठीक है ना। इसके नीचे GST कोड्स दिया है, नॉट रेलेवेंट फॉर एग्जाम, ठीक है। ये याद करने का थोड़ा सा रिक्वायरमेंट है, ऐसे बहुत भारी सा चीज भी नहीं है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर, याद हो जाएगा ना आराम से एकदम। उसके बाद क्या आता है? लिस्ट ऑफ यूटीज। लिस्ट ऑफ यूटीज में क्या दिया? दिल्ली विद लेजिस्लेचर, पुडुचेरी विद लेजिस्लेचर, जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर, और उसके बाद विदाउट लेजिस्लेचर वाला जो यूटी है चंडीगढ़, लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादर नगर एंड हवेली एंड दमन एंड दीव, दोनों को जोड़ा गया है, ठीक है। ये रिसेंट एक्टिविटी है, बहुत पहले नहीं हुआ था ये। आगे आ जाओ। B2B ट्रांजैक्शन और B2C ट्रांजैक्शन हम लोग को समझ में आता है। B2B ट्रांजैक्शन में क्या होता है? दोनों आदमी बिजनेस एंटिटी है, ठीक है। जो पहला एंटिटी से परचेस कर रहा है, मतलब इससे ये भी बिजनेस रिलेटेड परचेस किया होगा, ये भी बिजनेस रिलेटेड ही परचेस है, मतलब इस आदमी के लिए ये जो सामान खरीदा है वो इनपुट है, ठीक है ना। इनपुट सप्लाई है, ठीक है। और ये बिजनेस के लिए कर रहा है ये काम, चाहे वो ट्रेडर हो चाहे वो कोई भी चीज हो, तो बिजनेस के लिए कर रहा है, तो इसके लिए इसको क्या मिलेगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट। बट B2C ट्रांजैक्शन में क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट का बात होगा क्या? एकदम भी नहीं होगा, क्योंकि सामने वाला बिजनेस पर्पस के लिए खरीद रहा है क्या? नहीं, सामने वाला कंजम्पशन के लिए खरीद रहा है। और हम लोग GST में क्या पढ़ के आए हैं? सारा टैक्स का बर्डन कस्टमर पे पड़ेगा। तो उसको अगर हम लोग ITC दे देंगे तो कस्टमर पे बर्डन कहाँ पड़ा? फिर तो चेन खत्म ही नहीं होगा ना, चलता चला जाएगा। ओके, क्रॉस यूटिलाइजेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। सारा चीज पॉसिबल है, एक चीज पॉसिबल नहीं है। CGST SGST का सेट ऑफ पॉसिबल नहीं है, बाकी सब चीज पॉसिबल है। IGST का CGST से हो सकता है, IGST का SGST से हो सकता है, CGST का CGST खुद से हो सकता है और IGST से हो सकता है, SGST का SGST से हो सकता है और IGST से हो सकता है, ठीक है ना। IGST का IGST से खुद हो ही सकता है। और एक बात ये लोग क्या बोलता है? और एक बात ये लोग ये बोल रहा है कि IGST का क्रेडिट को पहले ही खत्म कर दो, बाकी कोई क्रेडिट यूज करने से पहले। आर वी क्लियर? IGST का क्रेडिट को पहले ही खत्म कर दो आप, ये टोटल बात यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे मूव कर रहे हैं हम लोग। टैक्सेस सब्स्यूम्ड बिकॉज ऑफ GST। बोला जाता है 17 टैक्सेस सब्स्यूम हो गया था। सेंट्रल लेवल पे कुछ हुआ, स्टेट लेवल पे हुआ। सेंट्रल लेवल पे क्या हुआ? एक्साइज ड्यूटी एंड एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, उसके बाद सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, उसके बाद लास्ट क्या बचा? CVD एंड स्पेशल CVD, ठीक है ना। सेस वेस एक्स्ट्रा चार्जेस तो अलग है ही, जिसका हम लोग को नाम पता नहीं है। और नेक्स्ट स्टेट के केस में क्या है? सेस और सरचार्जेस है ही ऑफकोर्स, जिसका हम लोग को नाम नहीं पता। उसके बाद क्या आता है? एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, ठीक है। उसके बाद आता है एंट्री टैक्स ऑल फॉर्म्स, परचेज टैक्स, वैट और सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट। क्लियर है? याद रहेगा, 5 पॉइंट्स ही याद करके रखना है, ज्यादा याद करके नहीं रखना है। इसके बाद हम लोग आ गए कि GST आने से कौन सा एक्ट को फर्क नहीं पड़ा। GST आने से कौन सा एक्ट को नहीं फर्क पड़ा? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो ऐसे ही अनटच्ड है, वो लोग तो अपना ड्यूटी जो लगाना था सब कुछ कर ही रहे काम, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? एंटरटेनमेंट टैक्स, जो लोकल बॉडी लेवी कर रहा है, लोकल बॉडी जिसको लेवी कर रहा है वो एंटरटेनमेंट टैक्स तो लगी रहा है ना अभी भी। उसके बाद क्या आता है? टोल टैक्स, रोड टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और क्या बताओ? स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है। याद रहने का चीज़ है, बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है।
इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हम लोग को ना एक समरी दिया हुआ है कि किन प्रोडक्ट्स पे क्या लगेगा। तो अभी तक 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे कुछ भी नहीं उस पे ना जीएसटी नहीं लग रहा है। जब जीएसटी काउंसिल नोटिफाई करेगा कि इस दिन जीएसटी लगेगा, उस दिन से लगेगा, अभी नहीं लग रहा है। वो 5 प्रोडक्ट्स क्या है, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट विच इज ऑल्सो नोन एज पेट्रोलियम, एंड नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ओके, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आ गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ऑलरेडी बाहर किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे, ठीक है ना, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। स्टेट एक्साइज और वैट जो लगता है वो तो लगेगा ही। ओके, उसके बाद क्या आता है, टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स। यहाँ पे ना 2 चीज ऐड करेंगे, अफीम, देख लो, भांग। अब भांग का स्पेलिंग हमको हिंदी में नहीं पता, BHANG, भांग। भांग को इंडियन हेम्प बोलते हैं, ठीक है, लिख देते हैं हेम्प, लिखा हुआ देखो ऊपर, भांग। और इसको बोलते हैं OPM, शायद यही स्पेलिंग है, स्पेलिंग चेक करना तुम लोग, ठीक है। टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स अलॉन्ग विथ अफीम, अफीम, भांग, गांजा, जो भी है, नारकोटिक्स, जो जितना भी ड्रग्स होता है ना, सब इसमें आ जाता है। उन पे जीएसटी भी लगेगा, एक्साइज भी लगेगा, बिकॉज दे आर सिन गुड्स, ठीक है। क्यों लगेगा, सिन गुड्स है बोल के लगेगा। ओके, और उसके बाद आता है लास्ट लेवल, बाकी गुड्स एंड सर्विस, जिस पे जीएसटी लग रहा है और कुछ नहीं लगेगा। हम लोग क्लियर है यहाँ पे, आगे बढ़ रहे। बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, इसमें घुमा फिरा के 3-4 बात ही बोला हुआ है। कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन के बारे में बोला हुआ है, ठीक है। सेट ऑफ टैक्सेस के बारे में बोला हुआ है, सेट ऑफ इनपुट टैक्स रेट मिल रहा है। उसके बाद बोला हुआ है सब्स्यूम हो गया टैक्स, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो गया, है ना। और क्या बोल रहा है, छोटा मोटा जो टैक्स पेयर लोग होता है, जो छोटा मोटा बिजनेस ओनर लोग होता है, उसको हम लोग रियायत दिए हैं कि भाई आपको कॉम्पोजिशन डील, कॉम्पोजिशन स्कीम प्रोवाइड कर देंगे, उसका ऑप्शन प्रोवाइड कर देंगे, आपको कम टैक्स देना पड़ेगा, आपको ना बहुत ज़्यादा कंप्लायंसेस भी नहीं करना पड़ेगा, इस तरह का बात की है। तो ये वाला हम लोग पढ़ लेंगे, खुद कर सकेंगे। आगे आ जाओ। जीएसटीएन, जीएसटीएन का मेन फंक्शन क्या है? जीएसटीएन का मेन फंक्शन है कि वो रजिस्ट्रेशन, रिटर्न और पेमेंट्स को मैनेज करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, हेल्प डेस्क सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इनपुट इंट्रा स्टेट सप्लाई और क्रॉस यूटिलाइजेशन का डेटा प्रोवाइड कर रहा है हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद आईजीएसटी सेटलमेंट कर रहा है हम लोग के लिए, और एक एनालिटिक्स प्रोवाइड कर रहा है। जिसके पास सारा डेटा होगा वही तो एनालिसिस प्रोवाइड कर सकेगा ना, दूसरा आदमी तो एनालिसिस नहीं प्रोवाइड कर सकेगा। अच्छा, इसको छोड़ के जीएसटीएन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? जीएसटीएन इज नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी है। पहले नॉन गवर्नमेंट था, लेकिन अब गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है ना। पोर्टल हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। जीएसटीएन का पोर्टल भी देख चुके हैं। जीएसटीएन क्या करता है? जीएसटी पोर्टल मैनेज करता है, ठीक है। जीएसटी काउंसिल का वेबसाइट भी हम लोग देख चुके हैं। आगे मूव कर रहे हैं। जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स एंड एप्लीकेशन सुविधा प्रोवाइडर्स। जीएसपी एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन हुम? टैक्स पेयर एंड जीएसटी पोर्टल, ठीक है। एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन हुम? टैक्स पेयर एंड जीएसपी। ओके, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ जीएसपी? जीएसपी का मेन फंक्शन होता है रिटर्न फाइलिंग करवा देना, ठीक है। एक डैशबोर्ड प्रोवाइड करना, ताकि जो भी रेलेवेंट आदमी है, चाहे वो आपका कंसल्टेंट हो, टैक्स कंसल्टेंट, या आप खुद हो, आपको एक तो फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जहां पे आप ये समझ सको कि ये वाला जो चीज़ है, या आपका कोई रिटर्न ड्यू डेट है, या कोई भी आपको कंप्लायंस करना है, वो कैसे करना है, आपके लिए रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना के दे दे, जो कि गवर्नमेंट को दरकार होता है हम लोग से हमेशा, ठीक है ना। इस तरह का फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है ये लोग। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है टैक्स पेयर्स को, ठीक है। इसके बाद आता है एएसपीज। अब 55 जो इम्पैनल जीएसपी है वो तो पूरा इंडिया का भार नहीं झेल सकता है ना, तो एएसपीज भी है। एएसपी क्या करता है? वो छोटा मोटा काम करता है, सेल परचेज का डेटा एंट्री ये सब ले लेता है अपने अंदर, और जीएसटी रिटर्न प्रिपेयर करके दे देता है। जीएसपी रिटर्न फाइल करता है। यहां पे हम लोग क्लियर है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम लोग अभी पढ़ के आए हैं, फिर भी एक बार बता दे रहा हूं आपको शॉर्ट में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था किससे? कॉन्स्टिट्यूशनल बिल 102 से, ठीक है। जब वो पास हो गया दोनों हाउसेज में और प्रेसिडेंशियल एक्सेंट मिल गया, तब वो क्या बना? 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। उस एक्ट के अंदर
जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया उसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल था, आर्टिकल 279A, जो कि जीएसटी काउंसिल का मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शंस और मीटिंग्स एंड एवरीथिंग पे बात करता है। तो उसमें ये बात लिखा था कि भाई 60 दिन के अंदर आप जीएसटी काउंसिल फॉर्म कर लो। तो इवेंचुअली जीएसटी काउंसिल फॉर्म हो गया। जीएसटी काउंसिल फॉर्म होने के बाद जीएसटी का मीटिंग्स चालू हो गया और इवेंचुअली जीएसटी लॉन्च हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आता है कुछ आर्टिकल्स जिसका नॉलेज हम लोग को रखना जरूरी है। क्या है वो आर्टिकल? 245 क्या बोल रहा है कि पार्लियामेंट पूरे इंडिया प्लस एनी अदर टेरिटरी के लिए लॉ बना सकता है और स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो स्टेट के लिए लॉ बना सकता है, ठीक है। ये किस पे लॉ बनाएगा, सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ क्या है वो लिखा हुआ है 246 में। और ये जो सब्जेक्ट मैटर है वो कहाँ लिखा हुआ है? 7th शेड्यूल में। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट से हम लोग को समझ में आ रहा है कि पार्लियामेंट ही उस पर लॉ बना सकता है। स्टेट लिस्ट पे हम लोग को पता है कि स्टेट लॉ बना सकता है उस पर, और कॉन्करेंट लिस्ट पे स्टेट और पार्लियामेंट दोनों लॉ बना सकता है। उसके बाद आता है 254 इनकंसिस्टेंसी। अगर कभी भी इनकंसिस्टेंसी होता है तो क्या होगा? पार्लियामेंट जीतेगा। लिख लो यहाँ पे, पार्लियामेंट जीतेगा। वो जीतेगा का स्पेलिंग देख लो तुम लोग, ठीक है। हो गया क्या? 246A, ठीक है। 246A में क्या बात कर रहे हैं हम लोग? 246A में हम लोग ये बात कर रहे हैं कि स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट दोनों मिलके गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट बनाएगा और वो दोनों पे ही लगेगा, स्टेट पे भी लगेगा और इंडिया पे भी लगेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट में हम लोग क्या बात कर रहे हैं? सेकंड पॉइंट में हम लोग ये बात कर रहे हैं कोई भी इंटर स्टेट सप्लाई होगा जिस पे आईजीएसटी इन्वॉल्व होगा तो उस पे लॉ बनाने का नियम, उस पे लॉ बनाने का हक कौन रखता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। खत्म। उसके बाद वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी काउंसिल कब रेकमेंड करेगा, वही वाला बात है, ठीक है, अपने को पता है ऑलरेडी। उसके बाद आता है 265 में क्या बिना क्या लिखा हुआ है कि कोई भी टैक्स इंपोज नहीं किया जा सकता पे अगर उसका एक्ट नहीं है। तो अगर उसका एक्ट है जो प्रॉपर लॉ का अथॉरिटी से बनाया गया है तभी आप उस पर कोई भी कमोडिटी या कोई चीज़ पे या कोई भी अलग टाइप ऑफ एक्टिविटी पे आप टैक्स लगा सकते हो। उसके नीचे क्या है? 269 है, कोई भी चीज अगर इंपोर्ट किया जा रहा है तो इंटरस्टेट सप्लाई मानेंगे। उस पे जो आईजीएसटी कलेक्ट करेगा कौन कलेक्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कोई कलेक्टेड अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना स्टेट में और सेंटर में, तो स्टेट का पैसा कभी भी नहीं खाएगा। स्टेट का जो पैसा जाने वाला है वो कभी भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं बनेगा। ये वाला जो ये वाला बात खत्म हो गया। उसके बाद आता है आर्टिकल 366। इसका ना 12 एक बार पढ़ेंगे हम लोग। गुड्स एंड सर्विस टैक्स मींस एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। अब यहां इंपॉर्टेंट बात, एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पे लिखा हुआ था? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बाहर रहेगा जीएसटी से, यहां पर, ठीक है ना। उसके बाद आता है 26A जो बोलता है सर्विसेज एनीथिंग अदर देन गुड्स, बात खत्म हो गया। उसके बाद आता है स्टेट। स्टेट वो है जिसके पास जो और मतलब नेचुरली तो स्टेट है ही, और वो यूटीज जिसके पास लेजिस्लेचर है, यही बात यहां पे लिखा हुआ है। आगे मूव करते हुए नेक्स्ट पेज में आ जाओ, पेज नंबर 20 पे। जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल किस आर्टिकल का पार्ट है? 279A का, ठीक है। उसमें क्या लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर्स होंगे? 33 मेंबर्स होंगे। फर्स्ट इज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। उसके बाद आता है पंकज चौधरी, उनका नाम क्या है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस। और उसके बाद आता है स्टेट द्वारा नॉमिनेटेड आदमी लोग या मिनिस्टर्स लोग, ठीक है। तो टोटल में हो गया 33। निर्मला सीतारमन इज चेयरमैन। 32 आदमी लोग में से वाइस चेयरमैन वो लोग अपने आप ही सिलेक्ट कर लेंगे और उनका टेन्योर और बाकी सारा चीज़ भी वो लोग खुद ही डिसाइड करेंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि जीएसटी काउंसिल का फंक्शन क्या होगा? मॉडल जीएसटी लॉ बताना, रेट बताना, एग्जाम्पशंस बताना, कोई नेचुरल कैलामिटी अगर कुछ हो गया है तो उसमें सेस वेस को ऐड करके टैक्स पेयर से वसूल करना ताकि हम लोग को एक्स्ट्रा पैसा मिले नेचुरल कैलामिटी से लड़ने का। ये सारी बातें लिखी हुई है। दीज आर अमंग फ्यू फंक्शंस ऑफ जीएसटी काउंसिल। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? वही 11 स्पेशल स्टेट्स के बारे में जो कि हम लोग को ऑलरेडी पता है। उसके बाद है कि पेट्रोलियम वाला जो प्रोडक्ट्स है उस पर जीएसटी काउंसिल कब रिकमेंड करेगा? जब रिकमेंड करेगा तभी जीएसटी लगेगा। 3-4 बार आ चुका है बात।
उसके बाद आता है कि वोटिंग और कोरम, कोई भी मैटर को पास कराने के लिए या अप्रूव होने के लिए कितना % वोट चाहिए, 75 और मोर। हाँ, इसमें क्या लिखा हुआ है, नॉट लेस देन 3/4, मतलब 75 और मोर। ठीक है, अच्छा इसमें हम लोग वेटेज भी करेंगे। वेटेज किस तरह से करेंगे, सीजी को 1/3 दे देंगे और स्टेट को 2/3 दे देंगे। क्लियर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का वेटेज हमेशा कितना आएगा, 33.33%। ठीक है, और बाकी जो भी परसेंटेज निकालना है वो स्टेट जितना प्रेजेंट रहेगा डिवाइडेड बाय 31 कर देंगे। हाँ, उसको इंटू 100 इंटू 2/3 कर देंगे, तो उसका वेटेज निकल जाएगा ना, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल मेरा परसेंटेज आ जाएगा। वोटिंग पावर खत्म। इसके बाद क्या आता है, कोरम कितना होना चाहिए, 50% कोरम होना चाहिए जीएसटी काउंसिल का मीटिंग को ये बोलने के लिए कि वो कोरम में है। ठीक है ना, हम लोग का चैप्टर 1 कंप्लीट होता है यहीं पे।